देखिए, हमने अभी तक जो नदियाँ पढ़ी वो हिमालय तंत्र से निकलने वाली नदियाँ। मैंने आपको भारत में अपवाह तंत्र 3 प्रकार का बताया था। एक तो हिमालय अपवाह तंत्र, दूसरा आपका अंतर प्रवाही अपवाह तंत्र जो कि राजस्थान में, और राजस्थान का भी पर्टिकुलर मैं आपको क्षेत्र बता दूं, अंतर प्रवाही क्षेत्र का वो है हमारा चूरू, झुंझुनू, सीकर और नागौर का उत्तर पूर्वी भाग। ये हमारा जो पूरा 4 क्षेत्र जो आते हैं ये आते हैं अंतर प्रवाही क्षेत्र। तो वो बहुत छोटा सा पोर्शन है, वो हम लास्ट में कवर कर लेंगे। और तो पहला तो हो गया हिमालय नदी तंत्र। अब दूसरा जो सब बड़ा तंत्र है वो है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। देखिए, प्रायद्वीपीय आप सभी जानते हैं, ऐसा क्षेत्र या ऐसा स्थलखंड जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ हो, उसको क्या कहते हैं हम? प्रायद्वीप। मान लीजिए भारत की बात करें तो यहाँ क्या है? बंगाल की खाड़ी, ठीक। इधर क्या है हमारा? अरब सागर। और अगर दक्षिण की बात करें, हम सभी जानते हैं हिंद महासागर है, तो 3 ओर से जल से घिरी हुई स्थिति को हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय स्थिति कहते हैं। इसीलिए भारत को प्रायद्वीपीय भारत के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें हमने बात का प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। देखिए, हिमालय नदी तंत्र क्योंकि हिमालय नवीन बना है, तो हिमालय से बहने वाली नदियाँ जो है ज़्यादा प्राचीन नहीं है। प्राचीन नदियाँ कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की। कारण देखिए, लॉरेशिया, आपको गोंडवाना लैंड की बात हमने कही थी, ये हमारा पैंजिया था। पैंजिया के 2 पार्ट हुए थे, एक तो लॉरेशिया और दूसरा गोंडवाना लैंड। जब इसमें दरार आई तो दरार के कारण 2 हिस्से हुए, तो भारत जो था वो यहाँ था और यहाँ से उत्तर की ओर अग्रेषित होता गया, बढ़ता गया और कहाँ पहुँच गया? लॉरेशिया में। तो ये प्राचीन खंड से मिला हुआ भाग है। तो सबसे प्राचीन तो अपना प्रायद्वीपीय क्षेत्र हो गया। और प्रायद्वीपीय क्षेत्र जब निर्मित हो गया तो वहाँ पे बहने वाली नदियाँ भी कैसी हो गई? प्राचीन नदियाँ हो गई। तो ये कैसी नदियाँ हैं? प्राचीन नदियाँ हैं और ये ज़्यादातर अनुवर्ती नदियाँ हैं। अनुवर्ती नदियाँ मैंने आपको परवर्ती, अनुवर्ती, अनुसरण करने वाली, ये पहला टॉपिक मैंने इसीलिए आपको बताया था। मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि परवर्ती नदी कौन सी होती है, अनुवर्ती नदी की जिस जैसा ढाल हो उसी के अनुरूप बहने लगे तो उसे कहते हैं अनुवर्ती नदी। तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र जो है उसको हम आज समझने के लिए 2 भागों में आसानी से समझ में, एक तो बंगाल की तरफ की ओर गिरने वाली सारी नदियाँ और एक अरब सागर की ओर गिरने वाली नदियाँ। भारत के जो प्रायद्वीपीय पठार की मैं बात करूँ, ये स्थिति हमारी प्रायद्वीपीय पठार की है। ये आकृति हमारा पूरा प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार का जो ढाल है वो क्या है? उत्तर पश्चिम से उत्तर, ये दक्षिण पूर्व की ओर। दक्षिण ये तो हो गया हमारा पूर्व और ये हिस्सा हो गया दक्षिण। तो जो ढाल है प्रायद्वीपीय पठार का वो दक्षिण पूर्व की ओर है। इस कारण सारी की सारी नदियाँ कहाँ आके गिरती हैं? हमारी बंगाल की खाड़ी में। लेकिन कुछ इसमें अपवाद भी है कि कुछ नदियाँ वो गिरती हैं कहाँ आके? अपने अरब सागर में। तो एक तो अपवाद स्वरूप आपने सुना होगा नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, वो जब हम अरब सागर या अपवाह तंत्र पढ़ेंगे तो उसका भी रीजन मिलेंगे। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ जो नदी तंत्र है, इसमें कुछ नदियाँ विशेष रूप से इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, स्वर्णरेखा नदी, ब्रह्मणी नदी, ताम्रपर्णी नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वैगाई नदी, पेन्नार नदी और कलार नदी। देखिए, जो ऊपर ऊपर लिखी हुई है ये नदियाँ, ये तो मुख्य नदियाँ, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ। और जैसे ताम्रपर्णी है, वैगाई है, पेन्नार है, कलार है, ये पश्चिमी घाट से निकलने वाली, मतलब ये पूर्वी घाट से निकलने वाली नदियाँ हैं। ये पश्चिमी घाट और पूर्वी, तो घाटों से निकलने वाली तो छोटी छोटी नदियाँ हैं और जो बड़ी नदियाँ हैं वो पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ हैं। इसी प्रकार अरब सागर की तरफ गिरने वाली नदियों में नर्मदा, ताप्ती, शरावती, भारतपूजा और ये जो है आपकी भादरा, जिसमें भारतपूजा है, शतरंजी है, भादरा है, ये किसके? पश्चिमी घाट से निकली है। तो पूर्वी घाट से निकलने वाली, ये पश्चिमी घाट से निकलने वाली छोटी छोटी नदियाँ हैं। इनकी बहुत सारी सहायक नदियाँ भी हैं। तो देखिए, जब सहायक नदियाँ हम बनाएंगे तो हमारा टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि एक एक नदी की सहायक नदियों में भी 6-6, 7-7 करेंगे। तो इसमें हमें इम्पोर्टेंटली लिखना है कि कौन सी मुख्य नदी है, कहाँ से उसका उद्गम है, उसकी लंबाई क्या है, उस पर कौन कौन सी परियोजनाएँ कार्यरत हैं और उसके क्या फायदे हैं, या क्या उसमें नौ परिवहन होता है। अगर नौ परिवहन होगा तो देखिए हमारा परिवहन मतलब यातायात हो गया, और वो किसके काम आएगा? हमारे बाजार प्रणाली के काम आएगा, आयात निर्यात के काम आएगा, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो ऐसी चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम
टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदी तंत्र का। एक तो बंगाल की खाड़ी का नदी तंत्र और दूसरा अरब सागरीय नदी तंत्र। देखिए दोनों में अंतर और समझा देती हूँ। जो भी नदियाँ हैं जो कि बंगाल की खाड़ी की ओर गिरती हैं वो सारी डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये डेल्टा मतलब त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण। ऐसा नहीं कि त्रिभुजनुमा आकृति बनेगी, नहीं, कई बार पंजाकार ऐसी आकृति, वृक्षाकार, चापाकार, कई आकृतियां बनती है, लेकिन इसको पहला शब्द जो त्रिभुजनुमा आकृति देखी गई थी उसके आधार पर डेल्टा। कारण बता देती हूँ, यहाँ से जो नदियाँ आती हैं वो काफ़ी बड़ा रास्ता तय करके आती हैं, लेकिन आपको एक चीज़ का और अंतर समझना होगा कि हिमालय से बहने वाली नदियाँ लंबा मार्ग तय करती हैं, ज़्यादा मलबा लाती हैं, तो वो क्या होती है कि ज़्यादा विस्तार होने के कारण उनका अपवा क्षेत्र बढ़ जाता है। लेकिन जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं वो क्या होती है, उनकी लंबाई ज़्यादा नहीं होती, बहुत ज़्यादा, मतलब ये नहीं कहूँगी कि हिमालय वाली, जैसे गंगा का कितना लंबा प्रवाह तंत्र हमने पढ़ा था, ब्रह्मपुत्र का कितना, तो यहाँ इतना नहीं है, लेकिन ये गहरी कम गहरी होती है मलबा। लेकिन ये नदियाँ क्या होती है कि जो भी मलबा होता है उसको तटों पे छोड़ देती है, अपने किनारों पे। तो जहाँ ये छोड़ती है वहाँ पे डेल्टा का मतलब ऑपरेशन बारीक मिट्टी के कण लेके ही सिर्फ समुद्र में गिरती है, कारण कि ये जो क्षेत्र कवर करके आती है तो इनका जो पार्ट होता है वो चौड़ा होता जाता है, और जितना चौड़ा होता जाएगा तो इनकी गति क्या होती जाती है, पानी भी कम होता जाता है और गति भी कम होती जाती है, क्योंकि ये नदियाँ कोई भी नित्यवाही नहीं है कि साल भर रहती हो, नहीं, सिर्फ हम इसको दक्षिण की इस नदी को छोड़ दे कावेरी को, बाकी की सारी क्या है, वर्षा पे निर्भर रहने वाली नदियाँ। अगर बारिश अच्छी होगी तो इनमें पानी आ जाएगा, बारिश अच्छी नहीं होगी तो ये नदियाँ तकरीबन सूखी ही रहती हैं। तो ये मौसमी नदियाँ हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। प्रायद्वीपीय पठार की ओर बहने वाली नदियाँ कैसी हैं, मौसमी नदियाँ हैं जो कि वर्षा की मात्रा पर निर्भर करती हैं। अब इन नदियों की हम बात करें तो ये नदियाँ क्या होती है, जब इनमें पानी कम होगा तो मलबे को ढो नहीं लेके जा सकती आगे तक। भाई आपके ऊपर आपके शक्ति से ज़्यादा वजन दे दिया जाए तो आप उसको लेके चल नहीं पाओगे, आप क्या करोगे, थोड़ा थोड़ा वजन क्या करोगे, छोड़ते जाओगे, किसी को पकड़ाते जाओगे अगर आपको आगे बढ़ना है। तो वही काम क्या करती है नदी करती है, जितने भी बड़े कंकड़ पत्थर मिट्टी रेत है उसको क्या करती है किनारों पे छोड़ देती है और खुद बारीक महीन कणों को लेके समुद्र में गिर जाती है। तो जहाँ पे किनारे पे छोड़ती है तो चौड़ा पार्ट बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा। जैसे गोदावरी का डेल्टा, कृष्णा नदी का डेल्टा, कावेरी नदी का डेल्टा, इसका महानदी का डेल्टा, तो ये डेल्टा। तो बंगाल की खाड़ी की ओर गिरने वाली नदियाँ ज़्यादातर क्या बनाती हैं, डेल्टा, और अरब सागर की ओर गिरने वाली नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी का मतलब होता है कि इसका मतलब इनका जो बहाव है वो चौड़े क्षेत्र में ना होकर गहराई में बह रहा होगा। इसका मतलब भ्रंश घाटी या रिफ्ट घाटी में होकर बह रहा होगा। अब भ्रंश घाटी क्या होती है, देखिए ये कोई चट्टानी क्षेत्र है और इसमें दरार पड़ी यहाँ और यहाँ, ये पूरे चट्टानी क्षेत्र में एक दरार यहाँ आई और एक दरार यहाँ। लेकिन इसमें क्या होगा, मान लीजिए ये तो कठोर हिस्सा है, कठोर चट्टान ये हिस्सा, और ये हिस्सा भी कैसा है, कठोर चट्टान का है। लेकिन इसके बीच में ये आ गई कोमल चट्टान। कई बार होता है लंबवत में हो या क्षैतिज में हो, एक हिस्सा कोमल, एक हिस्सा कठोर, एक हिस्सा, तो उसमें क्या होगा, ये हिस्सा तो यही रहेगा दोनों, लेकिन ये वाला हिस्सा खिसक के कहाँ जाएगा, नीचे, और नीचे आ जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगी और यहाँ से जगह खाली हो जाएगी, ये नीचे की ओर धंस जाएगा। तो इन दोनों के बीच में जो जगह खाली हो जाएगी इसे कहते हैं रिफ्ट या भ्रंश। भ्रंश मतलब दरार, चौड़ी दरार पड़ी, तो जो हिस्सा नीचे आ गया दो हिस्से खड़े रह गए, तो बीच में एक तरीके से घाटी नुमा आकृति बन जाती है, उसे कहते हैं हम भ्रंश घाटी। तो जो अरब सागरीय तंत्र में नर्मदा और ताप्ती नदी, ये जीके का भी क्वेश्चन है कि कैसी नदियाँ हैं, भ्रंश घाटी में होकर बहने वाली नदियाँ। तो देखिए इनके लिए सकरा क्षेत्र होता है, सकरा क्षेत्र होता है तो जल की मात्रा को भी ज़्यादा लेके चलती है, तो ये जितना भी मलबा लाती है वो किनारों पे नहीं छोड़ती, सारा का सारा लेके कहाँ गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। तो इसके कारण जो उनका तटवर्ती इलाका है वो कट जाता है और गाढ़नुमा आकृति बना देता है, गहरा। तो इसके कारण इस क्षेत्र को जो अपना मलबा मतलब जो भी वो अवसाद ला रही है अपने संग लेके गिर जा रही है, और जो तट को काट फाट के क्या कर देती है, गाढ़जुबा आकृति भी कई बार बना देती है। तो वो कैसी, वो कौन सी नदियाँ होती हैं हमारी, एस्चुरी वाली, एस्चुरी का निर्माण करनी है। तो आपको सिंपल है, बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण होगा और अरब सागर की ओर एस्चुरी का निर्माण होगा। ये आपको कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है, परवर्ती नदी किसे कहते हैं, अनुवर्ती नदी किसे कहते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इन नदियों की हम बात करें तो हम अरब सागरीय नदी तंत्र बाद में पढ़ेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं हमारा कौन सा तंत्र,
बंगाल की खाड़ी तक है। पहली चीज़ डेल्टा बनाती। अब इनका क्रम, सबसे पहले स्वर्णरेखा नदी, दूसरे पे ब्रह्माणी नदी, तीसरे पे महानदी, चौथे पे गोदावरी नदी, पांचवे पे कृष्णा नदी, फिर पेनार नदी, पलार नदी, कावेरी नदी, वैगाई नदी और आखिरी अपनी जो केरल के तमिलनाडु के पास से ये आती है वो है ताम्रपर्णी नदी। ये मुख्य नदियां हैं। ऐसे तो इनकी सहायक नदियां भी बहुत सारी हो जाएगी तो ये तो पूरा भर जाएगा, लेकिन हम मुख्य नदी की अभी बात कर रहे हैं। ये मुख्य नदियां अगर आप इनको चाहें तो अगर इस क्रम से भी याद करें, क्योंकि लेटेस्ट देखिए बहुत सारे पैटर्न चेंज हो रहे हैं आजकल के एग्जाम्स में। कई बार क्रम पूछ लेते हैं, उत्तर से दक्षिण का क्रम बताइए या दक्षिण से उत्तर का क्रम बताइए। तो अगर आप इसी तरीके से याद करेंगे तो आपके लिए हमेशा इजी हो जाएगा कि आपको कहीं से भी पूछ लें उत्तर दक्षिण या दक्षिण उत्तर, तो आपको एक क्रम पता होगा। जैसे मैंने आपको हिमालय तंत्र में कहा था काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाब, धौलागिरी, ये शिवालिक, ये मैंने कहा था ये क्रम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्रम से ही कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये हमारी होगी कौन सी मुख्य नदी। अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है, हमारे रांची के पठार से। ठीक है, उद्गम देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था जब हम नदियाँ पढ़ेंगे तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है उद्गम, उसका लंबाई हो तो लंबाई, उस पर अगर कोई परियोजना बनाई गई हो तो वो परियोजना, और उसका क्या लाभ है, या अगर उसमें नौगम में है तो क्या नौगम में कहाँ से कहाँ तक है। ये सारी चीज़ इस टॉपिक में हमारी इम्पॉर्टेंट रहेंगी। तो सबसे पहले हम अगर उत्तर से ही स्टार्ट करें तो हमारी पहली नदी कौन सी बनती है, स्वर्णरेखा नदी। ये मैंने आपको ये जो आकृति बनाई है मैं इसको काट दे रही हूँ जिससे आपको समझ में आए कि पठारी संरचना की आकृति, कहीं आप इसको नदी ना समझना होगी। ठीक है, इसको मैं ऐसे इंडिकेट कर दे रही हूँ जिससे आपको क्लियरिटी रहे कि पठारी संरचना के बारे में बात होगी। ठीक है, यहाँ पे भी गिर पर्वत बनाऊंगी क्योंकि इसका भी हमारे पास अभी कारण होगा कि क्यों इसकी ज़रूरत है। जब हम अरब सागर की ओर का अपवाद तंत्र पढ़ेंगे तो कुछ नदियाँ इस क्षेत्र से भी होकर निकलेंगी, इस वजह से मैंने मेंशन कर दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वर्णरेखा नदी की। सबसे पहले हमने बात करी थी स्वर्णरेखा नदी की, जो उत्तर से सबसे पहले अगर बंगाल की खाड़ी की ओर गिरने वाली नदियों की बात करें तो उसमें हमारी है स्वर्णरेखा नदी, जिसकी कुल लंबाई है 395 किलोमीटर, जो कि रांची के पठार से, मतलब ये छोटा नागपुर का पठार है, रांची के पठार की ओर से निकलती है। और इसकी एक विशेषता और है कि रांची के पठार को 2 बराबर भागों में मतलब बांटने का भी काम करती है। ये नदी, इसका ढाल मैंने कहा था वही दक्षिण पूर्व की ओर, तो सारी नदी कहाँ जाके गिरती है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, और यहाँ पे ये अपना एक छोटा सा डेल्टा निर्माण करती है। इसकी एक चीज़ और कि ये मिलती कहाँ से, कि पश्चिमी बंगाल का मेदिनीपुर एक जगह है, वहाँ इसका लास्ट स्टॉपेज है, वहाँ उसके बाद ये सीधे कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। इस नदी की विशेषता स्वर्ण नदी क्यों रखी गई है कि इस नदी की रेत में सोने के कण मिले थे, इसलिए इसको स्वर्ण नदी कहा जाता है। और इसी के किनारे जमशेदपुर टाटा स्टील एंड आयरन कंपनी टिस्को का जो जमशेद जी टाटा ने बसाया था वो भी जमशेदपुर ही यही है, छत्तीसगढ़, जमशेदपुर। और टिस्को कई बार पूछा गया टिस्को कहाँ पे है, तो टिस्को जमशेदपुर, जमशेद जी टाटा ने शहर बसाया था, इस वजह से इसको जमशेदपुर नाम दिया गया था। तो स्वर्णरेखा नदी का एक तो आपको उद्गम ध्यान रखना है, लंबाई 395 किलोमीटर है, कहाँ जाके गिरती है, पर्टिकुलर एक जगह भी मेदिनीपुर, वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल में, जहाँ के बाद ये सीधे कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। दूसरी नदी की हम बात करें तो ब्रह्माणी नदी है। ये भी देखिए छोटा नागपुर के पठार से ही निकलती है, रांची के पठार, छोटा नागपुर के पठार से ही इसका उद्गम है, और इसकी कुल लंबाई 705 किलोमीटर है। इसका प्रभाव भी कहाँ आके गिरता है, हमारे कहाँ, बंगाल की खाड़ी में। अगर इनकी सहायक नदियों की बात करें तो बहुत सारी है, जैसे अपन स्वर्ण रेखा की भी बात करें तो तेल नदी इसकी सहायक आ जाती है। तो छोटी छोटी सहायक नदी है, लेकिन हम इतना ज़्यादा ब्रॉड कर देंगे तो मान लीजिए यही है हमारी स्वर्ण रेखा, तो इसमें एक तेल आ जाएगी, यहाँ से ऊपर से भी आ जाती है छोटी छोटी नदियाँ। तो तेल नदी एक बार पूछा गया था इसलिए बता दिया मैंने। इसके अलावा इस नदी की और विशेषता जो परियोजना है वो मैंने दोनों डायग्राम बनाए हुए हैं, तो थोड़ा यहाँ बताऊँगी, थोड़ा यहाँ, जिससे कि पच ना हो जाए।
दूसरी नदी हमारी हुई कि इसके बाद हमारी आ जाती है महानदी। महानदी का ये डेल्टाई क्षेत्र, महानदी ज़्यादा क्षेत्र कवर नहीं करती। जो मुख्य नदियाँ देखिए ज़्यादातर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो इम्पॉर्टेंट हो जाती है हमारी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। यहाँ से क्वेश्चन जो आता है, मैंने आपको कहा था जमशेदपुर के बारे में पूछ लेते हैं, स्वर्ण नदी क्यों कहा जाता है ये भी पूछ लेते हैं। तो ये 4 नदियाँ आपको विशेष रूप से याद करनी है अगर आप किसी कंपटीशन की इसके बाद तैयारी करें। बाकी के क्वेश्चन आपके पेपर के अकॉर्डिंग बनते हैं, वो सब हमें देखने हैं। तो महानदी का डेल्टा भी हमने सुना हुआ है कि महानदी का डेल्टा काफ़ी बड़ा है, लेकिन सबसे बड़े डेल्टा की बात करें तो वो क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। तो पहली हो गई हमारी स्वर्णरेखा नदी, दूसरी हो गई हमारी ब्रह्मणी नदी, और तीसरी हमारी यहाँ से ये जो हिस्सा जा रहा है, देखिए ये तो इसकी सहायक ना चाहिए, ये महानदी है। लेकिन मैंने कहा इम्पोर्टेंट है गोदावरी नदी, काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। देखिए गोदावरी का, गोदावरी की जो आपके राइट, इस तरीके से अगर ब्लैक बोर्ड पे देखें, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब दक्षिण की नीचे की ओर से सिर्फ एक ही नदी आके मिलती है, वो मंजीरा नदी है। ध्यान रखना, सिर्फ एक नदी गोदावरी में दक्षिण की ओर नीचे की ओर से आके मिलती है, मंजीरा नदी। लेकिन उत्तर की ओर से इसमें बहुत सारी नदियाँ आके मिलती हैं। देखिए यहाँ पे ये अपना पूरा मैंने मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे इंद्रावती है, वेनगंगा, वर्धा और भी है अपनी, ये सारी तो आके मिलती है ऊपर से, उत्तर की ओर से, और दक्षिण की ओर से सिर्फ एक ही आके मिलती है, वो है मंजीरा। इस पे कुछ परियोजनाएं भी हैं, जैसे जायकवाड़ परियोजना, दूसरी हमारी यहाँ पे पंचमपाद परियोजना। तो ये मुख्य परियोजना है जो कि गोदावरी नदी पे बनी है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कहलाती है। कारण देखिए इसका अपवाह क्षेत्र, इसमें मैंने नहीं मेंशन किया, ये देखिए अपवाह क्षेत्र यहाँ से लेके और यहाँ तक का पूरा इतना भाग इसका अपवाह क्षेत्र, मतलब जल ने इतना क्षेत्र कवर किया हुआ है। तो अपवाह क्षेत्र के कारण, इसकी जल की पूर्ति के कारण ही हम इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानते हैं। तो इसको दूसरा नाम लिखेंगे दक्षिण, ये क्वेश्चन पूछा गया, दक्षिण भारत की गंगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा गया है? गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसके बारे में और भी अगर क्वेश्चन निकाले जाए तो बहुत सारी ऐसी परियोजना है कि उद्गम, एक तो मैंने कहा था इम्पोर्टेंट है, लंबाई है, ऊंचाई है, या इस पर कुछ विशेष बन रहा हो, उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले हम अगर इसमें बात करें कि हमारी इसमें क्या विशेषता है गोदावरी नदी की, तो गोदावरी नदी का जो क्षेत्र है, एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्या कही जाती है, दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है। उद्गम कहाँ से है? देखिए उद्गम की अगर बात आती है कि उत्पत्ति, ये हमारी हो गई पूरी गोदावरी नदी। यहाँ पे महाराष्ट्र में की एक जगह है नासिक, नासिक के पास एक जगह है त्र्यंबक की पहाड़ी, त्र्यंबकेश्वर। आपने अगर हिंदू धर्म में पढ़ा हो, त्र्यंबकेश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश जी का एक जगह जो मंदिर है वो यही है त्र्यंबकेश्वर में। पितृ पूजा के लिए, काल सरदोष के लिए वहाँ लोग जाते हैं। बहुत खूबसूरत चारों पठारी क्षेत्र है, ग्रीनरी बहुत है। त्र्यंबक की पहाड़ियों से इसका उद्गम, तो ये महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र से होती हुई एमपी, यहाँ होती हुई अपनी कहाँ आंध्र होती हुई कहाँ चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में। मैंने कहा था ज़्यादातर ये सारी नदियाँ कहाँ जाके गिर रही हैं, हमारी बंगाल की खाड़ी में। दक्षिण की ओर से एक ही नदी मैंने आपको बताई थी, तो एक तो आपको ध्यान रखनी है कि इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, महाराष्ट्र के नासिक के पास एक जगह है त्र्यंबक। अब इसकी सबसे बड़ी बात करें, अगर आपको महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 3 क्षेत्रों को कवर करती है। अगर इसका अपवाह क्षेत्र पूछा जाए, अपवाह क्षेत्र यहाँ कहाँ से होती है? पहले महाराष्ट्र, ये मैं बात कर रही हूँ गोदावरी की, ध्यान रखिएगा गोदावरी, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से तेलंगाना और तेलंगाना से जाती है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद ये कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि किन किन राज्यों से होती ये गुजर रही है। उद्गम हो गया। अब क्योंकि दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय पठार की है तो सबसे प्राचीन नदी है, दूसरी बात बहुत बड़ा क्षेत्र कवर करती है, इसलिए अपवाह क्षेत्र के आधार पर इसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। और क्योंकि बड़ा क्षेत्र पुरानी नदी है तो गोदावरी को बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, ये ध्यान रखना,
बूढ़ी गंगा अगर क्वेश्चन आए तो गोदावरी को ही बूढ़ी गंगा कहते हैं। किस नदी को? उम्र बड़ी है भाई, हिमालय की नदियों से पुरानी नदी है तो उम्र में बड़ी है, तो उम्र में बड़ी होने के कारण ही इसको किस नाम से जाना जाता है? बूढ़ी गंगा के नाम से ही जाना जाता है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन निकल के आता है कि किस नदी को अगर कई नाम है तो किन किन नामों से जाना जा सकता है या उसकी विशेषता क्या है, ये भी हमें याद रख। कई बार इन्हीं में से छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे निकल आते हैं जिनको हम ध्यान नहीं देते हैं। अगर लंबाई की बात करें हम इसकी कुल, ये इसकी यहाँ से लेके सारी जोड़ दें तो देखिए कई जगह तो आपको मिलेगा 1400 किलोमीटर और कई जगह मिलेगा 1465 किलोमीटर। तो ऑथेंटिक जो माना गया है वो 1465 किलोमीटर माना गया है। तो अगर ऑप्शन में 1465 हो तो सही 1465 है, लेकिन अगर ऑप्शन में 1400 है और 1465 नहीं है तो ऑप्शन का 1400 मानोगे, क्योंकि और इसकी साइड में जोड़ दें 1465 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। तो आपकी उद्गम त्र्यंबकी पहाड़ी से, बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। अपवा क्षेत्र बहुत बड़ा है, पुरानी नदी है, सबसे बड़ी है। और इसकी अगर सहायक नदियों में मैंने आपको बताई दी थी, पूर्णा है, वेनगंगा है, वर्धा है, इंद्रावती है और दक्षिण की ओर से मंजिरा है। इसकी अगर बात करें इसकी द्रोणी, देखिए महाराष्ट्र, मैंने आपको 3 क्षेत्र बताए थे, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, 3 एरिया कवर कर रही है। तो थोड़ा सा इसका पार्ट एमपी में भी पड़ता है, इसलिए आप इसे भी ध्यान रखेंगे। तो इस नदी की जो द्रोणी है तो महाराष्ट्र में तो 50% वाला इलाका कवर करती है। इसके वाला एमपी है, छत्तीसगढ़ है, क्योंकि इसकी सहायक नदियाँ भी तो आ रही हैं, तो एमपी वाला क्षेत्र भी जुड़ जाएगा, छत्तीसगढ़ भी जुड़ जाएगा, उड़ीसा भी जुड़ जाएगा। तो जो इसकी सहायक नदियों के कारण ये राज्य भी इसमें जुड़ जाएंगे। आंध्र है, तेलंगाना है, तो ये क्षेत्र आपको ध्यान रखना है कि अपवाह क्षेत्र के कारण इन क्षेत्र को भी इसमें क्या हो जाएगा? जुड़ाव हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी कौन सी? गोदावरी नदी। देखिए इसका अपवाह क्षेत्र मैंने बता दिया। परियोजनाओं की बात हो रही है तो परियोजनाएं हमारी कौन कौन सी हैं उसके बारे में बात करते हैं। परियोजनाओं की देखिए, जहाँ पे पानी होता है, मैंने कहा था ये वर्षा नित्यवाही नदियाँ नहीं है। पहली चीज़ तो वर्षा पे आधारित है, इसलिए जब बारिश होगी तब पानी होगा, तो उस पानी को कई बार स्टॉक करके बांध भी परियोजनाएं बनाई गई जिससे सिंचाई की सुविधा, बिजली की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। तो उन परियोजनाओं की अगर हम इस नदी पे बात करें कि इस नदी पे कौन कौन सी परियोजनाएं भारत सरकार द्वारा लगाई गई हैं तो उनके बारे में बात करें